नमस्कार प्यारे साथियों। मैं अंकित गंगवार आप सभी लोगों का एक प्यारी सी क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भाई कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब एकदम बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक प्यारी सी क्लास को। और बढ़िया तरीके से जो है हम इसमें एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है प्रोनाउन। कॉन्सेप्ट इसके ऑलरेडी मैं आपको बहुत अच्छे से क्लासेस के दौरान एसएससी फाउंडेशन बैच के दौरान पढ़ा चुका हूँ। अब हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और उसकी मदद से देखेंगे कि कैसे हमने जो आपको चीज़ें बताई हैं वो कैसे क्वेश्चन के अंदर इम्प्लीमेंट की जाती हैं। ठीक है भाई? तो बढ़िया तरीके से हम सारी चीज़ों को करेंगे। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे हमने नाउन में 100 क्वेश्चंस लगभग किए हैं, वैसे ही हम इस चैप्टर से रिलेटेड भी 100 क्वेश्चन करेंगे। इसके अंदर मैंने एरर के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रखे हैं क्योंकि ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे एरर के क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर मेरे प्यारे साथी जो 25 क्वेश्चन आपके बचते हैं यानी 25 क्वेश्चन जो आपके बचते हैं, उसमें मैंने फिलर और इम्प्रूवमेंट दोनों को मेरे भाई रखा हुआ है। फिलर और इम्प्रूवमेंट तो यानी कि हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको इसमें दिखाऊंगा, यानी हर टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर रहे होंगे। ठीक है ना? तो शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और सबसे पहली बात मैं बता दूं, इस क्लास के अंदर जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा, अगर एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है या कोई भी क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कत आ रही है, तो ये बात याद रखना, आप डेफिनेटली चीज़ों को रिवाइज नहीं किए होंगे ठीक से। आपको पहले चीज़ें मैंने पहले ही कहा है, एक दिन का मैं गैप दूंगा हर चैप्टर के बीच में। तो आप ये मान के चलिए एक दिन का गैप मिला है आपको, आपसे रिवाइज करने के लिए कहा गया था और अगर आपने अच्छे से चीज़ें रिवाइज की होंगी तो 100% आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है भाई? चलिए, तो पहला क्वेश्चन आराम से पढ़िएगा और बढ़िया तरीके से आंसर कीजिए। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है यू केयर फॉर हिम इवन मोर देन फॉर माई सेल्फ। फिर कह रहा है ही क्राइड बिटरली। तो कई बार आपने देखा होगा कि मतलब इस तरीके से कह रहा है यू केयर फॉर हिम इवन मोर देन माई सेल्फ, मतलब तुम उसका मुझसे ज्यादा ध्यान रखते हो, कुछ इस प्रकार की बात कही जा रही है। और फिर आगे कह रहा है ही क्राइड बिटरली, और फिर वो जोर जोर से जो है रोया, फिर वो जोर जोर से रोया इस चीज को लेके। तो आप इसकी हिंदी निकालेंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। हिंदी ना निकाल के याद रखना, एरर वाले क्वेश्चन, इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चन, जो क्वेश्चन ग्रामर बेस्ड हो उनको, सभी क्वेश्चंस को, ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं उनको आपको कॉन्सेप्ट तरीके से ही करना होता है, यानी कॉन्सेप्ट का यूज करके ही करना होता है, हिंदी निकाल के नहीं करना होता। तो मेरे प्यारे साथी, इस क्वेश्चन में अगर मैं आपको गलती बताऊं तो आप नोटिस कीजिए, यहां फॉर प्रेपो दे रखी है, ध्यान से देखना यहां पे, ये आपको फॉर प्रेपो दे रखी है, इसके बाद यहां क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट, देन यहां पे कंपैरिजन के लिए यूज किया गया है। ठीक है? उसके बाद यहां पे देखो ये फॉर प्रेपो है, ये यहां पे फिर से ऑब्जेक्ट दे रखा है। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैंने आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ाए थे, क्या याद है आपको? कैसे कैसे होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? तो आप कहेंगे भैया जी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाने के लिए जब हम किसी एक तरीके से वर्ड में सेल्फ ऐड करते हैं, जो हमारे डेटर्मिनर हो गए या कोई पजेसिव प्रोनाउन हो गया, उनके अंदर जब हम क्या करते हैं, सेल्फ या सेल्फ्स ऐड करते हैं, तो वो अपने आप में क्या बन जाते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यही हमारे इम्पैटिक प्रोनाउन भी होते हैं। अब ये सेल्फ वाले जो बनते हैं ये सिंगुलर के लिए बनते हैं, और जो आपके ये सेल्फ वाले बनते हैं ये प्लूरल के लिए बनते हैं। अब आपकी जानकारी के लिए एक बात और जो आपको पता होनी चाहिए, ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, आपको मैंने इससे जुड़ी हुई सारी बातें बहुत अच्छे से बताई थी। तो जरा एक बार मैं उनको रिकॉल करा रहा हूं, इनको ध्यान रखिएगा। मैंने आपको सबसे पहली बात रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में ये बताई थी कि मेरे भाई सेंटेंस के अंदर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज तब ही होगा जब उसका रियल पर्सन सेंटेंस में मौजूद होगा, यानी पहले रियल पर्सन आना चाहिए, उसके बाद आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे। समझ में आई? ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिलेटेड ये बताया था कि आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कभी भी सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में इसका यूज इसलिए नहीं हो पाता भाई, पहले आप रियल पर्सन की बात करोगे उसके बाद उसका रिफ्लेक्शन यूज करोगे ना। अब अगर आप इसको सब्जेक्ट बनाओगे तो रियल पर्सन को कहां रखोगे? फिर गलत बात नहीं हो जाएगी फिर?
तो इसी वजह से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को एज अ सब्जेक्ट यूज नहीं किया जाता, उसको केवल केवल हम यूज करते हैं एज अ ऑब्जेक्ट। अब ये क्वेश्चन बढ़िया था, बढ़िया इसलिए था क्योंकि इस क्वेश्चन में उसने ऑब्जेक्ट के रूप में तो यूज किया है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, लेकिन प्यारे साथी इसमें पहली वाली बात अप्लाई हो जाएगी। आप ध्यान से देखो, इसके अंदर पहली वाली बात अप्लाई हो जाएगी। ये माई सेल्फ इसने यूज तो किया है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, लेकिन आप मुझे बताओ क्या इस पूरे सेंटेंस के अंदर आपको कहीं पर भी इसका रियल पर्सन मौजूद दिख रहा है क्या? यानी माई सेल्फ का रियल पर्सन कौन बनेगा? आई बनेगा। क्या कहीं पे सेंटेंस में आपको आई नजर आ रहा है? आप मुझे ये बता दो। तो आप कहेंगे नहीं आ रहा भैया जी। तो पहले सेंटेंस में आप रियल पर्सन की बात करेंगे, अगर बाद में कहीं हमें जरूरत पड़ती है तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो यहां पे गड़बड़ क्या हो गई? गड़बड़ ये हो गई कि ये जो आपने माई सेल्फ लगा रखा है ये गलत है, ये गलत है। तो गलती कहां हो गई मेरे भाई? माई सेल्फ यहां पे गलत है। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको ठीक कैसे करना है वो समझ लो। आप नोटिस करो कि यहां पे फॉर प्रेपो के बाद इसका ऑब्जेक्ट लगाया हिम। सेम इसी प्रकार से अगर हम देखें तो यहां पे भी फॉर प्रेपो के बाद इसका ऑब्जेक्ट ही लगाएंगे। अब चूंकि रियल पर्सन सेंटेंस में मौजूद है नहीं तो माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो लगा नहीं पाएंगे, लेकिन हम इसका रियल पर्सन मौजूद लगा सकते, रियल पर्सन तो यूज करेंगे ना। तो वैसे तो वो आई होता है, लेकिन हमें यहां फॉर प्रेपो के लिए आई का ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, तो आई ना लगा के हम इसकी जगह क्या लगाएंगे? मी लगाएंगे। क्या लगाएंगे प्यारे साथी? मी लगाएंगे। तो बस आंसर जो बनेगा वो इस माई सेल्फ को हटाकर इसकी जगह पे हम मी लगा देंगे, आंसर बन जाएगा। ठीक है भाई। देखो एक क्वेश्चन के अंदर मैं पहले ही बता रहा हूं, मुझे क्वेश्चन में पता है किस क्वेश्चन के लिए कितना समय देना है, मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूं। तो मैंने जितना, आप ये मान के चलिए, मैं हर क्लास में ये बात कहता हूं कि जिस क्वेश्चन के लिए मुझे लगेगा कि हाँ यार ये बात आपको जरूर पता होनी चाहिए, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है द क्रेडिट फॉर ऑर्गेनाइजिंग द सक्सेसफुल इवेंट वॉज गिवन टू बोथ नेहा एंड आई। अब ध्यान से आप समझिएगा, सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो बोथ होता है, बोथ जो होता है आपका, ये एक आपका एक तरीके से अगर मैं बात करूं तो ये प्रोनाउन की तरह भी काम कर जाता है, और मेरे प्यारे साथी ये आपका एडजेक्टिव की तरह भी काम कर जाता है। एडजेक्टिव डेटर्मिनर आप दोनों में से जो भी कहें इसको वो चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप ये मान के चलिए ये प्रोनाउन और आपका एडजेक्टिव और डेटर्मिनर दोनों की तरह काम कर जाता है। बट लेकिन ना इसकी एक खासियत होती है, ये जो बोथ होता है इसका यूज आप तभी करेंगे जब एग्जैक्ट दो लोगों की बात हो रही हो या किन्हीं दो चीजों की हम बात कर रहे हो। आप इससे ज्यादा के लिए नहीं लगा पाएंगे। तो आपको याद रखना है बोथ का यूज हम हमेशा कब करेंगे? जब दो लोगों की बात हो रही हो। अगर दो से ज्यादा की बात हो रही होगी तो प्यारे साथी उस केस में बोथ का यूज नहीं किया जाएगा। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब यहां पर देखो, अब बोथ का यूज तो हमने कर लिया, लेकिन बोथ की खास बात क्या है? आप इससे पहले ये देखो टू प्रेपो लगा रखी है, ये बोथ यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, उसके बाद ये नाउन हो गया, ये एंड कंजंक्शन है। तो यार आप एक बात बताओ, ये टू यहाँ पे जो दे रखी है ये प्रेपोजिशन दे रखी है, तो इसका मतलब ये है कि इधर वाला पार्ट ऑब्जेक्ट है। और एंड कंजंक्शन क्या करता है? एंड कंजंक्शन करता है दोनों तरफ सेम सेम चीजें। तो मेरे प्यारे साथी जब इधर वाला पार्ट पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है तो एंड के इस तरफ भी तो ऑब्जेक्ट ही रहेगा, लेकिन यहां तो सब्जेक्ट लगा रखा है। तो बस हो गई गलती, यहां पर ये जो आई बना रखा है गलत है, इसकी जगह पे मी आएगा, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव केस लगाना पड़ेगा। तो हम क्या लगाएंगे? मी लगाएंगे। ठीक है, तो गलती किस पार्ट में हो गई भाई? ये रही गलती यहां पे, यहां आई नहीं आएगा, मी आएगा। अब ये क्वेश्चन छोटा था तो इसको आसानी से बता दिए। ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको, मैंने जितनी बातें इसमें बतानी थी जो इंपॉर्टेंट थी वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये बस इतनी छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, जरा बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन पढ़ो सबसे पहले। क्वेश्चन कह रहा है बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स दैट कैन रिप्रोड्यूस ऑन इट्स ओन। अब आप मुझे बताइएगा कि इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत मौजूद है। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं, ये जो बैक्टीरिया है ये किस तरीके का नाउन है?
पहले तो आप मुझे ये बताइए, ये जो बैक्टीरिया है ये किस तरीके का नाउन है? तो आप कहेंगे भैया जी ये एक प्लूरल नाउन है। कैसा नाउन है बैक्टीरिया? प्लूरल नाउन है। अच्छा, इसका सिंगुलर कैसे बनाते हैं? तो याद करो, मैंने कहा था ये जो RIA वाले जो वर्ड होते हैं, जैसे क्राइटेरिया हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इस प्रकार के जो नाउन होते हैं इनका प्लूरल बनाने के लिए RIA को RION में चेंज कर देना होता है। इससे ये क्राइटेरिया का क्राइटेरियन हो जाता है, ऐसी बैक्टीरिया का बैक्टीरियम हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे ये सिंगुलर बन जाते हैं, फिर तो बैक्टीरियम हो जाएगा बैक्टीरिया का सिंगुलर नाउन। याद रखना, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको याद भी रखनी होती हैं। नॉर्मली जिन पे जो चीज अप्लाई होती है वो मैं बता भी देता हूं, जैसे क्राइटेरिया का क्राइटेरियन हो जाता है, बहुत सारे वर्ड्स हैं ऐसे, तो आपको उनको ध्यान रखना है। फिलहाल यहाँ पे आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो बैक्टीरिया है कैसा नाउन है प्यारे साथी? प्लूरल नाउन है। इसी वजह से इसके साथ जो ये वर्ब आई है कैसी आई है? प्लूरल आई है। अब अच्छा आगे बढ़ो और आगे देखो, आगे देखोगे तो पता चलेगा यहां पे कह रहा है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। अब यहां पे दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, ये किसे रिलेट करेगा? ऑर्गेनिजम्स को। तो आप ये मान के चलिए जब ये ऑर्गेनिजम्स को रिलेट करेगा तो यहां पे आप समझ गए कि ये इसका एंटीसीडेंट है, यानी कि ये जो दैट के साथ वाली जो क्लाउज बन रही है ये वाली, इसके लिए ये जो ऑर्गेनिज्म वर्ड है ये सब्जेक्ट का काम करेगा। अब अगर ये प्लूरल है तो इससे रिलेटेड जो भी चीजें सेंटेंस में यूज होंगी, चाहे वो वर्ब हो या मेरे प्यारे साथी पोजीशन हो, सारी की सारी चीजें कैसी रहेंगी? प्लूरल रहेंगी। तो आप मुझे बता दो, फिर ये गलती यहां एग्जामिनर ने करके दे दी ना। मैंने कहा ऑर्गेनिज्म इस वाली क्लाउज के लिए एंटीसीडेंट है, क्योंकि दैट यहां पे आपको क्या दे रखा है? रिलेटिव प्रोनाउन दे रखा है। दैट यहां पे क्या दे रखा है? रिलेटिव प्रोनाउन दे रखा है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग सारी चीजें इस वाली क्लाउज में आएंगी। अब आप देखो ना, ये प्लूरल है तो प्लूरल है तो यहां पे इट नहीं आएगा, गलत हो जाएगा भाई। इसकी जगह पे आपको देयर लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हो, प्लूरल चाहे हम किसी भी चीज का बनाए वो आपका देयर की कैटेगरी में ही चला जाता है, खाली आई वगैरह को छोड़ के। ठीक है, आई का प्लूरल तो आर होता है ना, वो ध्यान रखना, और यू का तो यू ही होता है, प्लूरल सिंगुलर दोनों वही होता है आपका। तो हमारा डी पार्ट में क्या है? इसमें गड़बड़ है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा भाई। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है पीपल दैट आर लोनली हैव हायर लेवल्स ऑफ द हार्मोन कॉर्टिसोल। अच्छा ठीक है, बताइए क्या गड़बड़ लग रही है आपको इस क्वेश्चन में? क्या कुछ समझ में आ रहा है? कोई गड़बड़ नजर आ रही है? तो आप कहेंगे भैया जी वैसे तो देखो दैट जो है एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है, दैट, ध्यान से मेरी बात समझना, क्योंकि इस पर बेस्ड फंस जाओगे, क्वेश्चन आ गया तो एग्जामिनर फंसा सकता है ऐसे क्वेश्चन पे आपको। तो मैं कुछ बात बता रहा हूं उसको ध्यान से समझ लेना। जब भी ना आपको दैट रिलेटिव प्रोनाउन लगा के दे तो इसके बारे में ये बात समझ लो कि ये जो दैट रिलेटिव प्रोनाउन होता है ये सबके लिए आ जाता है। कुछ भी दे रखा हो, चाहे आप मेरे भाई किसी पर्सन की बात करें, चाहे किसी बात कोई नॉर्मल बातचीत चल रही उसकी बात कर रहे हो, या किसी क्लाउज को रेफर करना हो पूरी की पूरी, या फिर अगर हम बात करें तो मेरे प्यारे साथी आप किसी पर्सन के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं, किसी थिंग के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इन शॉर्ट केस में बस आप ये मान के चलिए कि जो आपका दैट रिलेटिव प्रोनाउन होता है ये सभी के लिए आ जाता है। लेकिन फिर बच्चे कंफ्यूज ये होते हैं कि भैया जी हम फिर कैसे जस्टिफाई करेंगे कि कहां दैट लगाना है कहां नहीं, क्या कोई अंतर नहीं है? तो मेरे प्यारे साथी यहां पर खेल चलता है प्रायोरिटी का। दैट सबके साथ आ जाता है ये बात ठीक है, लेकिन खेल असल में किस चीज का चलता है? प्रायोरिटी का। ये पहले क्वेश्चन पे इसलिए बात बता रहा हूं क्योंकि आगे आने वाले समय में जब दैट रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ा क्वेश्चन आएगा तो आपको वहां पर ये सारी बातें पता होनी चाहिए। ठीक है ना? तो मैंने कहा जब आप दैट को यूज करेंगे या कोई अदर रिलेटिव प्रोनाउन आपको लगाना होगा दैट के कंपैरिजन में, तो आप प्रायोरिटी का खेल यूज करेंगे। मतलब प्रायोरिटी पे आपको देखनी है कि भैया प्रायोरिटी क्या है। अब कैसा मतलब? देखो, प्रायोरिटी कहने का मतलब यह है आपको पता है कि अगर कोई पर्सन आपको दे रखा होगा तो उसके लिए आप रिलेटिव प्रोनाउन हु यूज करेंगे। आप जानते हैं कि अगर किसी थिंग की बात हो रही होगी तो आप रिलेटिव प्रोनाउन विच यूज करेंगे। समझ पा रहे हैं ना? ये बातें जानते हैं, सब बातें बता रखी हैं बहुत अच्छे से। तो आपको ये बात याद रखनी है, अगर आपको क्वेश्चन दिया
और आपको कोई पर्सन की बात हो रही है या लोगों की बात हो रही है, तो वहां आप प्रायोरिटी पे इस हु को ही रखेंगे। अगर आपके क्वेश्चन में ये नहीं बन रहा है तो आप उस केस में फिर इसको देंगे प्रायोरिटी। मतलब अगर आपको दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करना हुआ, हु या दैट में से, तो 99% केस में आप हु को प्रायोरिटी पे रख रहे होंगे। ये बात याद रखना। और दूसरी चीज, इधर आ जाओ भाई, जब किसी थिंग की बात हो रही होगी तब भी आपको ऐसा ही करना है। आप विच का यूज करें, आप दैट का यूज करें, दोनों हो जाएगा। लेकिन क्या चीज ध्यान रखनी है, क्वेश्चन बनाते समय प्रायोरिटी आपकी जो होनी चाहिए वो इस विच की होनी चाहिए। लेकिन देख लेना, कहीं पता चले भिच वाले ऑप्शन में गलती कर रखी हो और आप दैट वाले ऑप्शन को लगाई ना, भिच वाले को लगाएं, तब भी बात गलत हो जाएगी। मैंने कहा प्रायोरिटी पे इनको रखना है, लेकिन ऑप्शंस को अच्छे से चेक करना जब इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन आए। फिलहाल यहां पे प्रायोरिटी की बात होती है खत्म, क्योंकि हमें प्रायोरिटी देनी है। दैट लगा रखा है, ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रायोरिटी के मामले में बात गलत हो जाएगी। हम पीपल मतलब लोग की बात कर रहे हैं, लोगों की बात कर रहे हैं, तो इनके लिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या आएगा? तो आप कहेंगे भैया जी दैट नहीं आएगा, दैट प्रायोरिटी के मामले में फेल हो गया, इसकी जगह पे हमें लगाना पड़ेगा हु। ठीक है ना? तो आंसर क्या आएगा? सी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से पढ़िए। कह रहा है देयर आर न्यूमरस बिल्डिंग्स आउटसाइड द स्कूल प्रेमिसेस। अब सबसे पहले आप मुझे बताइए कि यहां पर गलती क्या है। तो मेरे प्यारे साथी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या आप इस वर्ड के बारे में कुछ जानते हैं? तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल हम जानते हैं। ये वाला जो वर्ड होता है THEIR, ये वर्ड आपका पजेसिव एडजेक्टिव होता है। क्या होता है ये? पजेसिव एडजेक्टिव, या फिर आप इसको पजेसिव डेटर्मिनर भी बोल सकते हैं। तो मैंने कहा देयर वर्ड को जब आप जानते हैं कि ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव होता है, तो आप मुझे बताइए क्या आप ये बात भी जानते हैं कि ये जो एडजेक्टिव जब हम यूज करेंगे तो भाई ये किसी नाउन के बारे में ही तो बताएगा। अगर ये पजेसिव एडजेक्टिव है तो किसी ना किसी नाउन पर ही तो पजेशन दिखाएगा। यानी ये बात तो तय है कि इसके बाद कोई नाउन आना चाहिए। बिना नाउन आने के इसका मतलब ही नहीं है यूज होने का। अच्छा, फिर पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? तो आपको बताया था ना, पजेसिव प्रोनाउन बनाने के लिए पजेसिव एडजेक्टिव के अंदर हम एस लगा देते हैं। तो बस कुछ नहीं करना है, देयर का देयर्स कर देना है। समझ में आ गई बात? देयर का देयर्स कर देना है। ऐसे नहीं कि सारे बन जाएंगे ऐसे, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, मैं ज्यादा चीजें यहां पे नहीं बताऊंगा उसके बारे में। मैं बस वो चीजें बताना चाह रहा हूं। ये देयर आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, और अगर यहीं से आपको इसका प्रोनाउन वाला वर्जन बनाना है तो बस कुछ मत करो, इस देयर में एस लगा दो, ऐसे कर दो, बस बात खत्म। ये बन गया आपका प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन। तो यहां पर आप ये समझे कि ये वाला देयर अगर आप यूज कर रहे होंगे तो ये किसी ना किसी नाउन पर पोजीशन दिखाएगा, मतलब इसके बाद नाउन होना चाहिए। लेकिन आप अपने क्वेश्चन में अगर नोटिस करोगे तो एग्जामिनर ने ऐसा करके नहीं दिया, केवल देयर लगा रखा है। तो क्या ये पॉसिबल है? केवल देयर आपका आ सकता है क्या? तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल नहीं आ सकता, यानी गलती हमें मिल चुकी है सी पार्ट के अंदर। गलती हमें मिल चुकी है सी पार्ट के अंदर। अब बात कर लेते हैं भैया इसको ठीक कैसे किया जाएगा फिर। तो मेरे प्यारे साथी, आप लोगों को याद होगा जब मैं प्रोनाउन चैप्टर पढ़ा रहा था तो वहां मैंने आपको एक बात बताई थी कि हम कई बार क्या करते हैं, सब्जेक्ट एक्चुअल सब्जेक्ट शुरू में ना रख के हम उसकी जगह पे एक ऐसा वर्ड, ऐसा प्रोनाउन यूज कर लेते हैं जो कि हमारे सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जिसे हम डमी सब्जेक्ट के नाम से भी जानते हैं, या अगर हम बात करें तो मेरे भाई उसको रिप्रेजेंटेटिव सब्जेक्ट भी बोल देते हैं। तो वही सब्जेक्ट की हमें यहां पे जरूरत है। अब आपके जो एक तरीके से ये वाले सब्जेक्ट होते हैं, कई बार आप नोटिस करोगे कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं आपके। तो अगर मैं बात करूं यहां पे, आप जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लगाएंगे वो ये वाला देयर नहीं होगा, आपका ये वाला देयर होगा, ये वाला देयर। अब इस वाले देयर की खासियत भी है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस भी होता है, हेयर देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस भी होता है, लेकिन ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यहां पे काम करेगा और ये एक रिप्रेजेंटेटिव सब्जेक्ट का काम करेगा। इसको हम यहां यूज तो कर देंगे और ये हमारा सब्जेक्ट का काम करेगा, लेकिन एक्चुअल सब्जेक्ट नहीं होगा, ये डमी सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा होगा। हमारा एक्चुअल सब्जेक्ट जो होगा वो इसके ठीक बाद ये चीज होगी। यानी यहां पे एक्चुअल सब्जेक्ट वाला जो पार्ट होगा हमारा वो ये होगा। वर्ब जो यहां पे आर आई है वो इसके अकॉर्डिंग आई है।
कई बार एग्जामिनर पता है क्या गलती करके देता है, आपको एक मजेदार गलती बताता हूं। कई बार एग्जामिनर ये गलती करेगा, यहां पे देर लगाएगा और देर के साथ में इज लगा देगा। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि देर के साथ इज कैसे आ सकता है, ये तो एडवर्ब है। तो मेरे प्यारे साथी समझ लेना, ये एडवर्ब भी होती है और एक डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए भी होती है। ये रिप्रेजेंटेटिव सब्जेक्ट का काम करती है आपकी, तो इसको भी ध्यान रखना। डमी सब्जेक्ट वाले पार्ट में सिखाया था ये मैंने बहुत अच्छे से। तो यहां पे बाकी सारी चीजें ठीक है, बस इस वाले देर की जगह ये वाला देर आएगा, तब बात ठीक बनेगी। तो सी वाले पार्ट में क्या है, गड़बड़ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। बाकी इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं समझना है, केवल आपको जो एक तरीके से डमी सब्जेक्ट होते हैं ना, उनमें यही दो तीन याद रखने हैं आपको। एक हेयर होता है, एक आपका ये देयर होता है, और एक आपका मेरे भाई होता है इट। ये दो तीन आपको बहुत दिखाई देंगे, तो इनको ही बस आपको दिमाग में रखना है, बाकी ज्यादा इधर उधर नहीं घूमना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए। कह रहा है अ मैन टेंड्स टू वन, ठीक है। फिर कह रहा है ऑफ द हॉर्सेस आफ्टर इट्स ट्रेनिंग एट अ स्टड फॉर्म। ओके, बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन पढ़िए भाई। कह रहा है अ मैन टेंड्स टू वन, ठीक है, ऑफ द हॉर्सेस आफ्टर इट्स ट्रेनिंग एट अ स्टड फार्म। ये बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अ मैन टेंड्स, ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात करें उसकी ट्रेनिंग के बाद करता है, ठीक है भाई। तो आप मुझे बताइएगा कि इस क्वेश्चन में क्या सारी चीजें ठीक है भाई, क्या सारी चीजें ठीक है। तो अगर आप नोटिस करोगे यहां पे हॉर्सेस की बात हो रही है, उसमें से एक हॉर्स की बात हो रही है, बनो, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, सारी चीज़ें। चलिए चेक करते हैं इसको भाई। अगर आप नोटिस करोगे तो मैन के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद टू प्रेपो दे रखा है, बन यहाँ पे आपका दे रखा है, फिर ऑफ प्रेपो लगा रखी है, उसके बाद ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट है। अच्छा, प्लूरल में चाहिए क्योंकि यहाँ पे ऑफ प्रेपोजिशन सिलेक्शन का काम कर रही है, तो प्लूरल में होना चाहिए, दे रखा है। आफ्टर लगा रखा है, इट्स एट अ स्टड फार्म। तो मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन नो एरर होना चाहिए, बट एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ क्या ये नो एरर ही है, एक बार चेक कर लेते। चलिए प्यारे साथी, तो एक छोटी सी माइनर सी मिस्टेक हम इसमें कर रहे थे। देखिए बात यहाँ पे ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है, बट हम इस चीज़ को मिस आउट कर रहे थे थोड़ा सा, यहाँ इस वाले पार्ट में गड़बड़ है। पता है क्या मिस आउट कर रहे थे, ये चीज़ आपको बहुत बार पढ़ा रखी है मैंने, जबकि हम मिस आउट ये कर रहे थे कि यहाँ पे घोड़ों में से एक घोड़े की बात हो रही है। तो मेरे प्यारे साथी एक घोड़े की बात हो रही है, यानी हम किसी चीज की बात कर रहे हैं, किसी एनिमल की बात कर रहे हैं। तो आप जानते हैं एनिमल वगैरह हो गए या वर्ड्स हो गए, इनके लिए जो प्रोनाउन यूज किया जाता है वो इट वाला प्रोनाउन यूज किया जाता है। और अगर आप इनके लिए पजेसिव एडजेक्टिव भी यूज करेंगे तो इट का इट्स वाला यूज करेंगे ना। तो आप जानते हैं ये आपका प्रोनाउन होता है, और अगर आप इसके लिए पजेसिव एडजेक्टिव यूज करेंगे, पजेसिव एडजेक्टिव, तो वो ये वाला इट्स होगा। लेकिन एग्जामिनर ने जो लगा के दिया है वो ये वाला इट्स लगा के दिया है। इसके बारे में मैंने आपको नाउन वाली क्लासेस के दौरान जब मैं प्रैक्टिस करा रहा था, वहां पर भी मैंने बताया था कि ये जो इट्स होता है इसमें ये इट और ये हेल्पिंग वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, इट इज, इट वॉज, इट हैज, ये वाला। तो यहां पर हमें इस वाले की जरूरत ही नहीं है प्यारे साथी। हमको यहाँ पे क्या चाहिए, पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए। तो पजेसिव एडजेक्टिव हमारा ये नहीं होता, ध्यान रखना, पजेसिव एडजेक्टिव हमारा ये वाला होता है, ये वाला इट्स। तो यहाँ पे इस वाले इट्स को काटेंगे और ये वाला जो इट्स है अपना वो लगा देंगे। तो बस ये छोटी सी गलती थी, देख रहे थे। मैं कह रहा हूँ कि भाई बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। कई बार हमें चीज़ें बहुत अच्छे से पता होती हैं लेकिन हम भी मिस आउट कर देते हैं, जैसे कि अभी हो गया यहाँ पे। हम नो एरर बता रहे थे लेकिन हमने यहाँ पे ध्यान ही नहीं दे रहे थे। पढ़ ठीक रहे थे हम इसको, क्योंकि पढ़ने में कोई डिफरेंस थोड़ी ना आएगा, इसको भी इट्स पढ़ोगे, इसको भी इट्स पढ़ोगे, तो पढ़ने में ठीक था। इसी वजह से आपका भी ध्यान नहीं जाता है कभी कभी, और कभी कभी हमसे भी मिस आउट हो जाती हैं चीज़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है देयर विल बी 23 टेबलॉक्स इन द रिपब्लिक डे परेड। तो भाई इस क्वेश्चन के लिए तो मैं आपसे कहूंगा आप आंसर करिए, क्योंकि पीछे पूरा कॉन्सेप्ट बताया था। अभी आपको बताया था कि देयर एक रिप्रेजेंटेटिव आपका सब्जेक्ट बनता है, और ये वाला देयर नहीं होता, ये तो पजेसिव एडजेक्टिव है। तो इसके बाद तो नाउन आना चाहिए, बट यहाँ तो नहीं दे रखा, यानी कि यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेटिव सब्जेक्ट हमें वाला देयर चाहिए, ना कि ये वाला। तो इसको हटा दो और इसकी जगह पे रिप्रेजेंटेटिव वाला देयर लगाओ, यानी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। इस वाले देयर की जगह कौन सा आएगा, ये वाला देयर।
ठीक है। लेकिन इसमें ये जो विल वर्ब लगा रहे हैं वो हम किसके अकॉर्डिंग लगा रहे हैं, टेबल ऑक्स के लिए। बाकी ये 23 तो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम, वो सॉरी ये इसके लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो विल वर्ब आ रही है ये मत समझना कि देयर के अकॉर्डिंग आ रही है, ये इस टेबल ऑक्स के लिए आ रही है, ठीक है, टेबल ऑक्स के अकॉर्डिंग। चलिए बाकी सारी चीजें ठीक है इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैंने बता ही दिया है आपको। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। जरा इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है एवरीबडी स्टेयर्ड मी, ठीक है, एवरीबडी स्टेयर्ड व्हेन मी एंटर्ड द ड्राइंग रूम। अब मेरे क्वेश्चन को ध्यान से समझना। एवरीबडी स्टेयर्ड अपने आप में एक क्लाउज अलग है, फिर व्हेन अपने आप में एक कंजंक्शन है, और कंजंक्शन के साथ वाली क्लाउज ये दूसरी है। तो आपका क्वेश्चन दो क्लाउजेज में बटा हुआ है। व्हेन कंजंक्शन के साथ वाली क्लाउज अलग है और ये इतनी क्लाउज अलग है। ये सब्जेक्ट वर्ब, और इसके बाद व्हेन के बाद यहां पे आप जानो ये व्हेन कंजंक्शन कोई रिलेटिव प्रोनाउन तो है नहीं। जो इसके बाद मेरे प्यारे साथी यहाँ पे आपको कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है कि आप डायरेक्ट यहाँ पे वर्ब को जोड़ के लिखते जा रहे हो, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन के लिए, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जब उसको हम यूज करते हैं तो यहाँ एंटीसीडेंट मौजूद होता है, बट यहाँ पे तो कोई सब्जेक्ट है ही नहीं जो इसके लिए आ जाए एंटर्ड वर्ब के लिए। आपने यहाँ पे भी मी ऑब्जेक्ट लगा रखा है। तो मेरे प्यारे साथी यहाँ पे गलती ये हो गई कि हमें व्हेन वाली जो एक क्लाउज है हमारी, इसके अंदर हमें सब्जेक्ट वर्ब बनाना होगा तभी क्लाउज बनेगी। बट इसमें तो आपने दोनों जगह ऑब्जेक्ट ही लगा दिया, ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। तो भाई इस वर्ब का सब्जेक्ट कहाँ है? तो सब्जेक्ट हमें देना पड़ेगा। यानी यहाँ पर जो ये मी लगा रखा है ये गलत है। ये यहाँ से क्लाउज शुरू हो रही है तो यहाँ पे सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी ना, तभी तो काम ठीक बनेगा। तो यहाँ पे हमें आई लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? आई। मी को हटा के इसकी जगह पे क्या लगाना पड़ेगा? आई लगाना होगा। ठीक है, बाकी सारी चीजें ठीक है। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था, ये सीजीएल मेंस में पूछा गया था 2022 में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बाकी और कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। ये चीज जरा मुझे बता दो, ये क्या है? इसको बताना कमेंट करके, ये क्या है? एवरीबडी। बाकी आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं वहां बताऊंगा। चलिए, इस बात पे जोर देकर भी मैं आपको पीछे बता चुका हूं। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है माई सेल्फ बेक्ड दिस केक टूडे। स्वयं ने केक बनाया, मैंने स्वयं ने केक बनाया आज, ये वाला। तो आप मुझे बताइए, अभी पीछे मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं इनको हम किसी भी कीमत पे सब्जेक्ट बनाकर यूज नहीं कर सकते। उसका रीजन भी मैंने आपको बताया था कि भाई सेंटेंस में रियल पर्सन को मौजूद करो ना, पहले रियल पर्सन लेके आओ, उसके बाद अगर आपको जरूरत पड़ रही है उस पर्सन के बारे में बात करने की, तब आप रिफ्लेक्शन का यूज करोगे, मींस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करोगे। तो आपने तो यहां पे सब्जेक्ट बनाकर ही रख दिया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को, तो हम यहां पर बात गलत हो गई। अब चूंकि आप देखो यहां पे हमें रियल पर्सन रखना है रिफ्लेक्सिव को हटा के, तो आप मुझे बताओ यहां रियल पर्सन में क्या रखूं, आई रखूं या मी रखूं? तो आप कहेंगे भैया जी समझिए, अगर हमें रियल पर्सन की ऑब्जेक्ट में कभी जरूरत पड़ी तब हम क्या लगाएंगे? मी लगाएंगे। और अगर हमें सब्जेक्ट में उसकी नीड पड़ती है तब हम क्या लगाएंगे? आई लगाएंगे। और ऐसा ही नहीं कि केवल इसी के, सबके लिए ऐसा ही होगा। ऐसे ही अगर माई सेल्फ की जगह यहां हिमसेल्फ हो जाता तो यहां ही हो जाता और यहां हिम हो जाता। मतलब आपको देखना है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये सब बहुत अच्छे से बताए हुए हैं मैंने। तो यहां पर फिलहाल आपको क्या लगाना होगा? अगर एग्जामिनर मी लगा के दे देता तो बात गलत हो जाती, हमें लगाना होगा आई। तो माई सेल्फ को हटा के उसकी जगह हम क्या लगा देंगे? आई लगा देंगे। बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका आंसर कीजिए जरा क्या होगा। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है अ मिसअंडरस्टैंडिंग हैज क्रिप्ट बिटवीन ही एंड हिज सिस्टर। अब आपको ना थोड़ा सा समझना है प्यारे साथी, ये जो बिटवीन होती है बाकी पूरा ठीक है। अब मिसअंडरस्टैंडिंग सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है, उसके बाद हैज के साथ थर्ड फॉर्म आती है, बिल्कुल ठीक है यहां तक चीजें। लेकिन गलती जो दे रखी है वो यहां दे रखी है। सबसे पहले आप ये समझो ये बिटवीन क्या है। बिटवीन एक प्रेपोजिशन होती है, पहली बात तो ये।
दूसरी चीज ये होती है कि बिटवीन जो प्रेपोजिशन है ये तब यूज की जाती है जब हम दो लोगों के बीच में कुछ होने की बात कर रहे हो। यानी जब दो लोगों के बीच में किसी चीज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा या किसी चीज को लेके बातचीत हो रही होगी तो उस केस में हम लोग बात करेंगे बिटवीन प्रेपोजिशन लगा के। तो याद रखना, जब हम एग्जैक्ट दो लोगों की बात कर रहे होते हैं तब बिटवीन प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है। अब यहां आपके दिमाग में एक पॉइंट तुरंत आएगा कि भैया जी अगर दो से ज्यादा की बात हो रही हो तो यहां पर एक पॉइंट और समझ लो, जब दो से ज्यादा लोगों की बात हो रही हो तब हम एमंग प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से बता रखे हैं, अमंग, अमंगेस्ट, एमिड, एमिडिस्ट, सारी चीजें बता रखी हैं मैंने आपको बहुत अच्छे से। प्रेपोजिशन चैप्टर के अंदर भी मैंने बताई हैं आपको ये सारी चीजें, तो वहां पर भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, डोंट वरी। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि भाई आप ये बताओ इसमें क्या सारी चीजें ठीक दे रखी हैं। तो आप कहेंगे भैया देखो, हम कुछ नहीं पता, हम बस छोटी सी बात जानते हैं कि प्रेपोजिशन अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि या ये ही जो आपको दे रखा है ये आपको किसी एंगल से ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है। तो आप कहेंगे अरे भैया जी कैसी बातें कर रहे हो, ये तो आपका सब्जेक्ट है, हम भी जानते हैं ये तो सब्जेक्ट है। तो बस यही गलती हो गई, आपको ही जो लगा के दे रखा है ये अपने आप में क्या है, एक सब्जेक्ट है। बट हमें यहां पे क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि भाई प्रेपो के बाद तो उसका ऑब्जेक्ट आता है। तो हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट ही का क्या होता है प्यारे साथी, हिम होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ही का हिम होता है। तो यहां ही की जगह पे क्या आएगा, हिम आएगा, यानी ए वाले पार्ट में आपका आंसर है। ए वाले पार्ट में क्या है, आपका आंसर है। यही गलती है छोटी सी, बाकी तो एंड सिमेट्री अप्लाई करेगा और वो तो हिज सिस्टर तो बन ही जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, और जरा इसका आंसर करेंगे क्या होगा भाई। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है डेविड एंड मी आर ब्रदर्स बट फ्रॉम डिफरेंट मदर्स। अच्छा भैया, अब इस क्वेश्चन में क्या गड़बड़ है, तो आप सबसे पहले नोटिस करो, डेविड, फिर एंड कंजंक्शन है, फिर मी है। आप मुझे बताओ एंड कंजंक्शन के बारे में अगर मैं एक छोटी सी बात बताऊं तो क्या आप उसको याद रख लेंगे हमेशा हमेशा के लिए। इसकी जरूरत आपको कंजंक्शन चैप्टर में भी बराबर पड़ेगी, तो इसको ध्यान रख लेना। एंड कंजंक्शन की सबसे प्यारी बात जो क्वेश्चन बनाते हुए आपके बहुत काम आएगी वो ये कि एंड एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है जो कि सेम सेम चीजों को जोड़ने के लिए आता है। तो आपको सबसे पहली बात याद रखनी है, एंड कैसा कंजंक्शन होता है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है प्यारे साथी। ठीक है, पूरा लिख नहीं पाऊंगा, बस इतना ही लिख रहा हूं कि ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि एंड अपने आसपास सेम सेम चीजों को जोड़ता है, यानी इसके इस तरफ बात करो आप, चाहे इसके इस तरफ बात करो, ये दोनों तरफ ही कैसी चीजें की बात करेगा, सेम सेम चीजों की बात करेगा। कैसी चीजों की बात करेगा, सेम सेम चीजों की बात करेगा। ठीक है, कैसी चीजों की बात करेगा, सेम सेम चीजों की। अब सेम चीजों का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं। सेम चीजों के कहने का मतलब यह होता है कि अगर आपने इधर सब्जेक्ट है तो इधर भी सब्जेक्ट ही होगा, अगर इधर ऑब्जेक्ट है तो इधर भी ऑब्जेक्ट ही होगा। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं, अगर आपने इधर नाउन रखा है तो मेरे प्यारे साथी इधर भी कोई नाउन ही होगा, अगर आपने इधर एडजेक्टिव रखा है तो इधर भी कोई एडजेक्टिव ही होगा। सेम का मतलब ही यही होता है कि वो दोनों चीजें आपस में सेम होंगी। अब आप ध्यान से यहां पे समझिएगा, ऐसा पूरी तरीके से नाउन नाउन वाला कॉम्बिनेशन भी मैच करता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हम हमेशा सब्जेक्ट बनाने के लिए नाउन का यूज करें। भाई आप जानते हो सब्जेक्ट के रूप में नाउन प्रोनाउन दोनों आ सकते हैं, तो नाउन प्रोनाउन दोनों आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे ये भी चीज को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखो ना, नाउन प्रोनाउन के रूप में ही तो सब्जेक्ट बना हुआ है, लेकिन सेम बात क्या है इनके अंदर कि भाई एंड जो है वो सेम सेम को जोड़ेगा। तो जब डेविड यहां पे सब्जेक्ट है तो यहां मी भी मेरे प्यारे साथी नहीं आएगा, आपको इसको भी सब्जेक्टिव केस में लिखना पड़ेगा। अब आपके माइंड में एक बात आ सकती है कि भैया जी यहां पे जो ये मी है ये ऑब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो आपके दिमाग में ये बात आ सकती है, क्या भैया डेविड को हम ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते? तो मैं आपको बता दूं, अगर आप ऐसा करोगे तो बात यहां गलत हो जाएगी। मेरे प्यारे साथी, ये जो आर वर्ब आपने लगा रखी है, क्या ये वर्ब जरूर इसकी बात नहीं करेगी?
तो आप मुझे बताओ इस आर वर्ब को इसका सब्जेक्ट भी देना जरूरी है या इसका ऑब्जेक्ट देना जरूरी है? तो आप कहेंगे भैया जी एक स्टेटमेंट जो कंप्लीट मानी जाती है वो तब कंप्लीट मानी जाती है जब उसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब हो, ऑब्जेक्ट का तो कोई जिक्र ही नहीं होता है। ठीक है ना? तो यहां पे अगर हम बात करें तो आप ये बात समझ चुके हैं कि भाई यहां जो है वो हमें इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट की आवश्यकता है, इसीलिए हम डेविड को ऑब्जेक्ट ना मान के हम सब्जेक्ट मान के चलेंगे, तब हमारा क्वेश्चन ठीक होगा। तो जब एंड सिमेट्री अप्लाई करोगे तो यहां पर भी सब्जेक्ट होना चाहिए, तो मी को हटा के क्या कर दोगे, आई लगा दोगे भाई। मी को हटा दो और इसकी जगह आई लगा दो, बात ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो किस पार्ट में गड़बड़ है, ये रही गड़बड़। चलिए भाई नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका आंसर करो। क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है द मास्टर डिड नॉट नो, फिर कह रहा है हु ऑफ द सर्वेंट्स हैड ब्रोकन द ग्लास। अब जरा आप मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं? देखिए यहां पे अगर अब मैं बात करूं, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको यहां पे ये पता होना चाहिए कि रिलेटिव प्रोनाउन लगेगा कैसे। देखो असल यहां पे जो क्वेश्चन जिस तरीके से यूज किया गया है, ये कह रहा है द मास्टर डिड नॉट नो, मास्टर नहीं जानता, हु ऑफ द सर्वेंट्स, यानी सर्वेंट्स में से कौन है जिसने गिलास तोड़ा, वो नहीं जानता है कि किसने गिलास तोड़ा था। अब यहां पे बात यह है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन यहां पे इस तरीके से यूज किया गया है, क्या ये ठीक है? तो मैं आपको बता दूं, जब आप ये तरीके से रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना चाहते हो कि भाई सर्वेंट्स में से कौन, लड़कों में से कौन, लड़कियों में से कौन, तो उस केस में पर्सन मौजूद होते हुए भी हम रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज नहीं करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिमाग में फिट कर लेना। जब हमें कोई एक नाउन टाइप का हमें दे रखा होगा, चाहे फिर वहां चीजों की बात हो रही हो, चाहे किसी पर्सन की बात हो रही हो, जब सिलेक्शन की बात होती है कि इनमें से कौन है जिसने ऐसा किया है, तो उस केस में रिलेटिव प्रोनाउन, चाहे फिर भले ही कोई पर्सन हो, कोई थिंग हो, चाहे किसी चीज की बात हो रही हो, आपको विच ही लगाना होगा। क्या लगाना होगा प्यारे साथी? विच। तो यहां पे हम बोलेंगे द मास्टर डिड नॉट नो विच ऑफ द सर्वेंट हैड ब्रोकन द ग्लास। हु नहीं आएगा, हु गलत हो जाएगा भाई, बिल्कुल समझ में आ गई बात। हु बिल्कुल गलत हो जाएगा, यहां पे हु ऑफ द सर्वेंट नहीं बोलेंगे। तो गलती किस पार्ट में मिल गई? ये रही बी पार्ट में गलती। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन। तो आप समझ गए ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इसको दिमाग में फिट रखना। ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो बच्चा फंस जाता है, उसको लगता है यार पता नहीं क्या ही चीज है ये, लेकिन आप समझ गए ना। अब आपके दिमाग में बात क्लियर होनी चाहिए, जब हम सिलेक्शन करने की बात कर रहे होते हैं तब चाहे कुछ भी हो आपका, फिर तो रिलेटिव प्रोनाउन विच ही लगाएंगे आप, क्योंकि सिलेक्शन करने के लिए इसी का यूज किया जाता है। विच वन इज रेडी टू डू दिस वर्क, कौन है तुम में से जो इस काम को, कौन तुम में से एक है जो इस काम को करने के लिए तैयार है। विच वन ऐसे बोलते ना, कौन, विच वन, कौन एक, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, हु वन थोड़ी ना बोलते हैं, तो विच वन होता है। इसीलिए इसको दिमाग में नोट रखना भाई। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के सामने। ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई, पढ़ो जरा इसका आंसर। ऐसा क्वेश्चन नाउन में भी कराया था और यहां पे भी आ गया आप लोगों के सामने। क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है द क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज बेटर देन मेरठ। अब ये क्वेश्चन मुझे पर्सनली बहुत पसंद लगा, बहुत ज्यादा। अब आप कहेंगे भैया ऐसा क्यों? देखो कई सारे बच्चे ना, पता है क्या करेंगे, वो ये देखेंगे कि यहां पे क्लाइमेट की बात हो रही है देहरादून के, और वो कह रहा है कि इज बेटर देन, यानी कंपैरेटिव डिग्री यूज हो रही है, बिल्कुल ठीक बात है। देन कंपैरेटिव कंजंक्शन लगा रखा है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन यहां पे मेरठ, तो सबसे पहली बात जो आपको देखनी है, जो नॉर्मल बच्चा भी देखेगा और वो बच्चा भी देखेगा जो इस क्वेश्चन को ठीक करेगा, तो दोनों ही लोग क्या देखेंगे पता है? वो ये देखेंगे कि यहां पे क्लाइमेट का कंपैरिजन हो रहा है देहरादून के और मेरठ के, ना कि देहरादून और मेरठ का कंपैरिजन हो रहा है। देहरादून और मेरठ का कंपैरिजन नहीं हो रहा है, कंपैरिजन उनके क्लाइमेट का हो रहा है। और मैंने आपको बताया था कि कंपैरिजन मोस्ट ऑफ केस में सेम सेम चीजों का होता है, बताई थी ये बात। तो बस मेरे प्यारे साथी, अब जरा मुझे बताओ, मैं देहरादून का और मेरठ का कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं उसके क्लाइमेट का कंपैरिजन कर रहा हूं। तो यहां पे अब हम बात समझ चुके हैं कि बात क्लाइमेट की हो रही है, तो कंपैरिजन
कंपैरिजन इससे नहीं होगा, यानी गलती तो हमें मिल गई कि भाई डी वाले ऑप्शन में गलती है। अब पेपर में तो बस आपको इतना करना था और निकल जाना था, लेकिन अब इसका जरा सॉल्यूशन देख लो, सॉल्यूशन क्या होगा। कई सारे बच्चों के दिमाग में अब ये बात आएगी कि भैया जी नाउन में तो हमने ऐसा किया था कि बस इस पे एपॉस्ट्रोफी एस लगा दो, काम ठीक हो जा रहा था। अब जो बच्चे यहां पे ऐसा कर देंगे वो भाई कर लेंगे मट्टी पलीत अपनी, हो गई गलती यहीं पे। भाई आप ये देखो ना, आप अपने पास से डिसाइड नहीं करोगे कि उस क्वेश्चन को हम इस तरीके से ठीक कर देंगे। आप देखोगे कि आपके क्वेश्चन में किस तरीके से चला गया है। आपके क्वेश्चन में ऑफ वाले स्ट्रक्चर से पोजीशन दिखाई गई है। देहरादून का क्लाइमेट, यानी देहरादून के वातावरण का जो रिलेशन है देहरादून और वातावरण का, वो ऑफ प्रेपोजिशन से दिखाया गया है, यानी ऑफ वाले स्ट्रक्चर से दिखाया गया है। तो आप यहां पर भी जो दिखाएंगे वो मेरे प्यारे साथी एपॉस्ट्रोफी एस से ना दिखा के ऑफ वाले स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। अब ऑफ वाले स्ट्रक्चर का यूज करेंगे तो मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं, आप मुझे बताइएगा इनमें से कौन सा आंसर लगाएंगे। मैं यहां पे लिखता हूं पहला वाला, मैंने लिखा द क्लाइमेट ऑफ, और फिर मैंने लिखा MERUT। ठीक है भाई, मेरठ। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेना भाई राइटिंग से, मैं फिंगर से लिखता हूं, मैं पहले ही बता रहा हूं, देखो इस चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज कर लेना। तो मैंने ये पता है, मैं बोल दे रहा हूं, मैंने लिखा है द क्लाइमेट ऑफ मेरठ, और यहां पे मैंने लिखा दैट ऑफ मेरठ। अब आप मुझे ये बता दो इन दोनों में से आप कौन सा आंसर लगाते पेपर में। एपॉस्ट्रोफी एस की मदद से तो नहीं दिखाएंगे, क्योंकि यहां पे रिलेशन दिखाने के लिए, पोजीशन दिखाने के लिए जो यूज हुआ है वो ऑफ वाला स्ट्रक्चर यूज हुआ है, तो हम भी यहां ऑफ वाला यूज करेंगे। आपको अपने पास से डिसाइड नहीं करना, आप क्वेश्चन में से देख के पता करोगे कि कौन सा स्ट्रक्चर हमें यूज करना है। ठीक है, अब आप मुझे यहां बता दो कि इन दोनों में से, अब ऑफ वाला स्ट्रक्चर यूज करने की बात हो रही है, तो इन दोनों में से कौन सा लगाओगे। तो आप तुरंत मुझे बताएंगे कि भैया जी अगर हमने पहला वाला लगाया तो यहां क्लाइमेट और यहां क्लाइमेट, ये दोनों की क्या हो जाएगी, रिपीटेशन हो जाएगी। और रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए, चूंकि ये क्या है, एक नाउन है, तो नाउन की रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं या नहीं करते हैं। तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल करते हैं। तो आप मुझे बताओ, अगर आप यहां पे द क्लाइमेट ऑफ मेरठ लिख दोगे तो क्लाइमेट वर्ड की रिपीटेशन हो जाएगी और उसको आपको अवॉइड करना पड़ेगा। तो यानी कि पहला वाला ऑप्शन जो बच्चे लगा रहे होंगे वो गलत हो जाएंगे, सेकंड वाले बच्चे राइट हो जाएंगे। अब यहां पे याद रखना, कई बच्चे बेचारे परेशान होते हैं, उनको लगता है दैट ऑफ, दोज ऑफ, ये कब होता है। तो मेरे प्यारे साथी याद रखना, जब हम यहां पर मौजूद नाउन की या जिस भी चीज की हम बात कर रहे होंगे वो अगर सिंगुलर है तो आप यहां पे दैट का यूज करेंगे, और अगर ये प्लूरल हो गई तो आप दोज का यूज करेंगे, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं दैट सिंगुलर के लिए आता है और दोज प्लूरल के लिए आता है। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर लगाने की जब बात आती तो आप ये वाला लगा रहे होते इंप्रूवमेंट के अंदर, बट कई सारे बच्चे बेचारे फर्स्ट वाले को भी लगा देते और बहुत सारे बच्चे ने लगाया भी होगा, तो वो चीज भी गलत हो जाएगी भाई। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 40, जरा इसका आंसर करो भाई। क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है ग्रैंड मदर वॉज निटिंग अ स्वेटर फॉर हिज ग्रैंड डॉटर। अब आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन को कराने की जरूरत है क्या? क्या आपको मैंने नहीं बताया था कि भाई जब भी आप वुमन वाली कैटेगरी की बात करेंगे, यानी लड़कियों की जब आप बात करेंगे, तो उनके लिए चाहे आपको प्रोनाउन की जरूरत पड़े चाहे आपको पजेसिव एडजेक्टिव की जरूरत पड़े, आप सी वाले यूज करेंगे। जब आपको मेन की साइड की जरूरत पड़ेगी, यानी लड़कों के साइड की जब आपको जरूरत पड़ेगी, तो उनके लिए जो आप यूज करेंगे, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, एक बार मैं इसको इरेज करता हूं, ठीक से लिखता हूं भाई, ठीक है, मेरी बात ध्यान से समझना। जब आप मैन की बात करेंगे, अरे ये तो इरेज हो गया भाई, जब आप मैन की बात करेंगे तो इनको दिखाने के लिए अगर आपको प्रोनाउन की जरूरत पड़ी या फिर पजेसिव एडजेक्टिव की जरूरत पड़ी तो वो आप ही वाला यूज करेंगे। और अगर किसी चीज का जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, या आप जानवर की बात कर रहे हैं, पक्षियों की बात कर रहे हैं, किसी चीज की बात कर रहे हैं, तो सिंगुलर सेंस में जो आप यूज करेंगे जिसका जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, यानी थिंग्स वगैरह का, या जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, तो उस केस में उनके लिए आप किसके प्रोनाउन या
पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज करेंगे इट वाले। कौन से? इट वाले। तो बस इतनी बात अगर आपको पता है तो ठीक है। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे ग्रैंड मदर कौन है? तो आप कहेंगे भैया जी वो तो वुमेन के अंदर आती हैं। तो वुमेन के अंदर जब वो आती हैं तो आप मुझे एक बात बताओ, इनके लिए जो आप यहाँ पे ये जो पजेसिव एडजेक्टिव आप यूज कर रहे हो, क्या ये वुमेन वाला यूज है? तो आप कहेंगे अरे भैया जी नहीं, ये तो ही वाला यूज कर रखा है। भाई ही का ही तो पजेसिव केस होता है, हिज। तो ये गलत हो गई बात। आपको हिज नहीं लगाना है, हर लगाना है। क्या लगाना है? हर लगाना है। ठीक है, तो ये छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए, इतनी याद रखो, काफी है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है वी कुडंट अंडरस्टैंड दे बिकॉज दे वर टॉकिंग इन चाइनीज। मतलब हम उन्हें नहीं समझ पाए भाई, क्योंकि हम उन्हें समझ ही नहीं पाए क्योंकि वो चाइनीज में बात कर रहे थे। अब भाई अगर कोई आदमी आपके सामने चाइनीज बोलेगा शी हुई यू शू हुई वो शू यू शू हुई, तो आपको पल्ले पड़ेगा क्या? अब मैंने आपके सामने क्या कह दिया, क्या आपको कुछ पल्ले पड़ा? नहीं ना। बस तो ये वाली बात है। तो अब यहां पे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में मुझे बताओ क्या गड़बड़ है, जल्दी से बताओ। तो आप नोटिस करोगे बी आपका सब्जेक्ट दे रखा है, कुड आपकी मॉडल वर्ब है जो कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी, कुडन मतलब कुड नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अगर आप नोटिस करोगे तो अंडरस्टैंड आपकी मेन वर्ब है जो कि फर्स्ट फॉर्म में होनी चाहिए, क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते रहते हैं। लेकिन आप मुझे बताओ, मैंने आपको बताया था कि इस दुनिया में वर्ब और प्रेपो ये दो ऐसी चीजें हैं, अगर इनके बाद आप कोई चीज लगा रहे होंगे तो वो इनके बाद ये अपना क्या लेती हैं भाई? वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती भी है, नहीं भी लेती है, लेकिन लेती तो है ना। देखो ट्रांजिटिव वर्ब होगी तो ऑब्जेक्ट लेगी, इंट्रांजिटिव होगी तो नहीं लेगी। लेकिन मैं सिर्फ उस केस की बात कर रहा हूं कि वर्ब और प्रेपोजिशन दो ऐसी चीजें हैं जो अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती हैं। प्रेपो भी अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है और आपकी वर्ब भी अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है। तो आप मुझे बताइए, ये जो अंडरस्टैंड आपने यहां पे वर्ब यूज की है, इसके बाद आपने क्या ये लगाया है? तो आप कहेंगे भैया दे सब्जेक्ट है। अच्छा, अगर ये सब्जेक्ट है तो इसके लिए एक्स्ट्रा वर्ब भी होनी चाहिए, कहीं पे नजर आ रही है क्या? तो देखो आप, ये टॉकिंग के लिए ये वाला दे सब्जेक्ट हो जाएगा, इस अंडरस्टैंड के लिए ये बी सब्जेक्ट है, तो फिर ये दे सब्जेक्ट की वर्ब कहां है? अगर ये सब्जेक्ट के रूप में आप मान के चल रहे हो इसको, तो इसकी वर्ब भी तो होनी चाहिए, नहीं है ना। इसका मतलब ये सब्जेक्ट है ही नहीं, आपको इस वर्ब के लिए आप लगा रहे हो कि हम उन्हें नहीं समझ पाए। वी कुडंट अंडरस्टैंड देम, नॉट दे गलत हो जाएगा। तो यहां पर गड़बड़ ये हो गई कि प्यारे साथी, ये जो आपने दे लगा रखा है ये गलत है, क्योंकि आपको वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट लगाना है। तो दे की जो ऑब्जेक्ट फॉर्म होती है वो देम होती है। क्या होती है प्यारे साथी? देम होती है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर कहां है भाई? ये रहा, ये रहा सी पार्ट। कई बार आंसर मार्क करने में गड़बड़ हो जाएगी, देखो ध्यान से करना आंसर मार्क। अब जैसे हमें पता चल गया कि यहाँ पे दे गड़बड़ है, तो कई सारे बच्चे पता है बेचारे धोखे में ये वाला ऑप्शन भी टिक कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी देखेंगे वो कहेंगे दे में गलती है, ये रात दे। तो कई सारे बच्चे भूलवश, या फिर अगर हम बात करें थोड़ा सा जो लाइट का इम्पैक्ट होता है वहां पे वो इतना ज़्यादा होता है, उस वजह से चकाचौंध की वजह से हो सकता है कि आप बी वाला ऑप्शन लगा दें। तो मेरे प्यारे साथी, बढ़िया तरीके से, आसानी से, शांति से, बहुत ही काम एंड कंपोज रह के क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, और बहुत ध्यान से आपको आंसर लगाना है कि यहाँ दे गलत है, सी वाला ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों के सामने, इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है डेस्पाइट इंसिसेंट रेन्स, सी इज द ओनली वन हु प्लान टू अटेंड द मीटिंग एट द मिनिस्ट्री। बताइए क्वेश्चन में क्या गड़बड़ है? देखो इंसिसेंट का मतलब होता है लगातार, लगातार बिना रुके, उसके लिए ये वर्ड आता है। तो डेस्पाइट इंसिसेंट रेन यानी लगातार बारिश होने के कारण, सी इज द ओनली वन, वो एकमात्र इकलौती थी, हु प्लान टू अटेंड द मीटिंग एट द मिनिस्ट्री, जिसने प्लान किया कि वो भाई मीटिंग अटेंड करेगी मिनिस्ट्री की। तो आप मुझे बताइए, क्या इस क्वेश्चन में आपको कहीं गलती नजर आ रही है? तो आप कहेंगे अरे भैया गलती तो जरूर होगी, क्योंकि ऑप्शन में नो एरर तो दिया ही नहीं है, और नो एरर नहीं दिया है मतलब गलती है। अब ढूंढो, आ जाओ। देखो यहाँ पे डेस्पाइट इंसिसेंट रेन्स बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
आगे आ जाते हैं। यहां पे अगर आप नोटिस करोगे तो प्यारे साथी, सी इज द ओनली वन। अब आप मुझे बताइए ये हु क्या है, तो आप तुरंत बताएंगे कि भैया जी ये जो हु है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। अब आप यहां पे देखेंगे जब ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो ये अपने से ठीक पहले वाले वर्ड को रिलेट कर रहा होगा नेक्स्ट अगली वाली क्लाउज के साथ, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल। यानी कि ये जो बन है वो हमारा यहां पे काम करेगा नेक्स्ट वाली क्लाउज के लिए, किसका, सब्जेक्ट का। यानी बन के अकॉर्डिंग सारी की सारी चीजें आएंगी। तो मेरे प्यारे साथी आप अच्छी तरीके से जानते हैं यहां सी एक लड़की के लिए ये बन प्रोनाउन यूज हुआ है। इसका मतलब अब हम ये बात क्लियर है। देखो कई बार बच्चों के दिमाग में ये भी अब बात आ जाती है कि भैया जी ये जो बन प्रोनाउन होता है इसको हम कैसे पता करेंगे कि ये किसी पर्सन के लिए यूज किया गया या किसी थिंग के लिए, क्योंकि ये तो दोनों के लिए आ सकता है। बन प्रोनाउन ऐसा है जो पर्सन और थिंग दोनों के लिए आ सकता है। तो यहां रिलेटिव प्रोनाउन क्या विच नहीं होगा? मेरे प्यारे साथी अगर विच लगा दोगे तो बात गलत हो जाएगी, क्योंकि हम यहां लड़की की बात कर रहे हैं। ये सी से हमें हिंट मिल रहा है कि हम यहां लड़की की बात कर रहे हैं, यानी किसी पर्सन की बात कर रहे हैं। तो एग्जामिनर ने जो रिलेटिव प्रोनाउन लगा के दिया है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपको गलती बता देता हूं, गलती कहां है। आप देखो यहां पे बन यानी एक की बात हो रही है। कितने की बात हो रही है? एक की। एक मतलब होता है सिंगुलर। एक मतलब क्या होता है? सिंगुलर। तो जब आपका एंटीसीडेंट सिंगुलर हो गया तो मेरे प्यारे साथी मैंने कहा कि आगे वाली क्लाउज में चाहे वर्ब हो चाहे आपकी कोई पोजीशन हो वो इसी के अकॉर्डिंग आएगी। तो बन सिंगुलर है तो क्या इसके साथ आने वाली वर्ब सिंगुलर नहीं आएगी इसके अकॉर्डिंग? तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल आएगी, बट यहां तो आपने प्लान लगा रखी है तो प्लूरल वर्ब हो गई। तो यही गलती है, प्लान नहीं आएगा, प्लान्स आएगा। क्या आएगा मेरे प्यारे साथी? प्लान्स आएगा। यानी बी वाले पार्ट में गड़बड़ है। बाकी ठीक है, बी वाले पार्ट में गड़बड़ है। ठीक है, समझ में आ गई बात? आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। जरा बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है आई डोंट लाइक मूवीज हु हैज एन अनहैप्पी एंडिंग। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, कह रहा है मुझे वो मूवी देखना पसंद नहीं है, वो फिल्में देखना पसंद नहीं है जिनकी अनहैप्पी एंडिंग होती है। मतलब लास्ट में हीरो मर जाए, हीरोइन मर जाए, कुछ इस तरीके की एंडिंग हो, तो वो उसको पसंद नहीं है भाई। अब अगर मैं बात करूं तो आप क्वेश्चन में देखिए आई, आई के साथ आप जानते हैं बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, आपने डू लगा रखी है, बिल्कुल ठीक है। डू या डज और डिड इनके बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आती है, आ रखी है, ठीक है। उसके बाद क्या पसंद नहीं है भाई? तो लाइक वर्ब को उसका ऑब्जेक्ट चाहिए, आपने लगा रखा है मूवीज, ठीक है भाई। अब इसके बाद आपका असली खेल शुरू होगा। यहां तक चीजें बिल्कुल ठीक हैं, कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन यहां से आपका असली खेल शुरू होगा और आप देखेंगे कि जो ये हु लगा रखा है ये आपने क्या लगा रखा है। तो आप कहेंगे भैया जी ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है? ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। लेकिन आप मुझे बताओ, अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो जाहिर सी बात है ये अपने ठीक पीछे वाले वर्ड को, यानी अपने ठीक पीछे वाले वर्ड को क्या करेगा? रिलेट करेगा आगे वाली क्लाउज से, आगे वाली क्लाउज से। यानी ये इसका क्या हो गया? एंटीसीडेंट हो गया। हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया और ये आपका मूवी क्या हो गया? एंटीसीडेंट हो गया। तो ये आगे वाली क्लाउज के लिए सब्जेक्ट का काम करेगा और सारी चीजें इसके अकॉर्डिंग आएंगी। अब देखो एरर निकालने की जब आप बात करोगे ना तो मैं आपको दो तरीके बता सकता हूं इसके एरर निकालने के। सबसे पहली चीज आप देखो, आपका एंटीसीडेंट जो यहां दे रखा है वो प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो क्वेश्चन में वर्ब भी प्लूरल आएगी, लेकिन यहां सिंगुलर लगा रखी है, पहली गलती। दूसरी गलती मैंने आपको एक बात और भी बताई थी कि रिलेटिव प्रोनाउन कैसे यूज करते हैं। अभी पीछे मैंने बताया था कि दैट तो सबके लिए आ जाता है, लेकिन जो आपका विच होता है ये तब आएगा जब आप चीजों की बात कर रहे होंगे, या फिर मैंने कहा जब आप सिलेक्शन करने की बात हो रहे होंगे कि इनमें से कौन सा, तब विच आएगा। लेकिन फिर मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जो हु रिलेटिव प्रोनाउन होता है ये पर्सन के लिए आता है। बट आप मुझे जरा एक बात बताओ, क्या यहां पे आप पर्सन की बात कर रहे हो? आपका जो एंटीसीडेंट है वो कोई पर्सन है क्या? तो आप कहेंगे नहीं, हम तो मूवीज की बात कर रहे हैं। तो यहां रिलेटिव प्रोनाउन भी गलत दे रखा है, हु नहीं आएगा प्यारे साथी, विच आएगा। रिलेटिव प्रोनाउन भी गलत रखा है ना, मूवी के अकॉर्डिंग आएगा। मूवी तो कोई चीज हो गई और चीजों के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगाते हैं? विच लगाते हैं। तो यहां पे ये चीजें गलत हो गई। इसकी जगह पे हम क्या लगाएंगे? विच हैव बोलेंगे। ठीक है, इसकी जगह पे हम क्या बोलेंगे? इसका आंसर मैं यहां लिख देता हूं नीचे, विच हैव। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा।
केवल आंसर लगवाना नहीं, मेरा काम है आपको पूरे एक एक क्वेश्चन का जितनी जानकारी उसमें जरूरी है आपके लिए वो जरूर दे देना आपको। समझ पा रहे हैं ना? चलिए भाई, 3 क्वेश्चन और बचे हैं। लास्ट थर्ड क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए। करिए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कैट्स कैन नॉट बी ब्लेम फॉर इट्स बिहेवियर टू देयर मास्टर्स एज दे आर टेम्प्ट सो। अब क्वेश्चन में ज्यादा आगे नहीं बढ़ना है, केवल इतना देखना है सब्जेक्ट आपका कैट्स यानी कि प्लूरल है। सब्जेक्ट कैसा है आपका? प्लूरल है। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो सेंटेंस में आने वाली वर्ब भी प्लूरल आएगी और पोजीशन की अगर जरूरत पड़ी तो वो भी प्लूरल आएगी। मैं आपको बता रहा हूं, आप आगे देखो, नोटिस करो, ये आप यहां पे जो ये पोजीशन लगाए हो, क्या ये प्लूरल वाली पोजीशन है? बिल्ली के लिए क्या ये प्लूरल वाली पोजीशन है? तो आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि जो ये इट्स आप लगाते हो मेरे प्यारे साथी, ये एक सिंगुलर की तरीके से काम करता है। अगर इसका प्लूरल आपको चाहिए तो मैंने आपको बताया था, चाहे ही का प्लूरल चाहिए हो, चाहे सी का, चाहे इट का, इन सभी का प्लूरल जो बनता है वो देयर बनता है। ठीक है, तो पजेशन आपको चाहिए क्योंकि आपको क्या चाहिए यहाँ? पजेसिव एडजेक्टिव, तो बस देयर लगा दो इसकी जगह, आपका काम ठीक हो जाएगा। तो इट्स नहीं आएगा, देयर आएगा। कहाँ दे रखा है भाई? बी पार्ट में गलती है, बी पार्ट राइट आंसर। बाकी और कुछ इसमें खास इंफॉर्मेशन नहीं, बस इतना काफी है। इतना आप जानते हैं तो काफी आराम से क्वेश्चन को कर देंगे। बाकी देखो ना, यहाँ पे देखो देयर मास्टर्स, यहाँ पोजीशन प्लूरल लगा रखी है, देखो यहाँ पे प्लूरल पोजीशन लगा रखी है बट यहाँ सिंगुलर लगा रखी है। तो आप ये भी देख सकते थे कि भाई जब इधर प्लूरल लगा रखी है तो इधर भी तो प्लूरल आनी चाहिए। तो यहाँ ठीक थी, यहाँ गलत कर दी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। ये क्वेश्चन नंबर 19 है, इसका आंसर करो। अब ये क्वेश्चन तो कर दो, अभी जस्ट पीछे कॉन्सेप्ट बताया है। क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा द बॉय विच स्टोल द मनी वॉज कॉट बाय द पुलिस। यानी वो लड़का जिसने पैसे चुराए थे वो भाई पकड़ा गया। अब मेरी बात को समझना, मैं यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बता रहा हूं आपको। देखो, सबसे पहली गलती तो आप तुरंत पकड़ लोगे कि भाई ये विच नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बताऊं? देखो, ये जो द बॉय है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं एक लड़के की बात हो रही है। लड़का यानी कि कोई पर्सन हो गया, और मैंने कहा था पर्सन के लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन आता है वो हु आता है। अगर सब्जेक्टिव केस में नीड हो तो, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव केस में नीड होगी तो ये हु किस में चेंज हो जाएगा? हुम में चेंज हो जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, कई बार हमें ऑब्जेक्टिव केस की जरूरत होती है और हम इसी को माने बैठे होते हैं। तो आपको याद रखना है, अगर कोई पर्सन दे रखा होगा और उसके लिए आपको रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट में लगाना है तो आप हु लगाएंगे, और अगर आपको ऑब्जेक्ट में लगाना है तो हुम लगाएंगे। अब आप यहाँ पे गलती देखो, गलती क्या हुई भाई? मैं तो पर्सन की बात कर रहा था ना, फिर आपने रिलेटिव प्रोनाउन मुझे थिंग वाला लगा के क्यों दिया? चीजों की बात करने की बात थोड़ी ना हो रही है, हम तो लड़के की बात कर रहे हैं, पर्सन की। तो यहाँ विच रिलेटिव प्रोनाउन गलत हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक बात और थोड़ी सी ना एक्स्ट्रा ऐड ऑन करना चाह रहा था। वो इसलिए थी क्योंकि आप ये जान लो, मैंने यहाँ विच तो नहीं आने दिया, लेकिन एग्जामिनर यहाँ कल को दैट लगा के भी आंसर सही बना सकता था। लेकिन मैंने फिर वही बात कही, दैट और हु में से कौन सा चुनोगे? प्रायोरिटी पे किसे रखोगे सबसे ज्यादा? तो आप कहेंगे भैया जी हु को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रखेंगे। दैट आ सकता है और हो सकता है कल को एग्जामिनर सही बनाने के लिए हु वाले ऑप्शन में गलती करा दे और दैट वाले ऑप्शन को राइट करा दे, मतलब उसमें कोई और चीज गलत कर देगा हु वाले ऑप्शन के अंदर। तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों ही आ सकते हैं, खेल असली प्रायोरिटी का होता है। समझ रहे हो ना? ये चीज भाई ध्यान रखनी है, बहुत बढ़िया तरीके से चीजें तैयार की हैं आप लोगों के लिए। नेक्स्ट आ जाओ, इस क्वेश्चन का आंसर करो। बताओ भाई क्या होगा क्वेश्चन का? कह रहा है एवरीथिंग दैट आई लाइक टू ईट आर फ्रेटनिंग। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको जबरदस्त बात बताता हूं। एवरीथिंग, और फिर कह रहा है दैट आई लाइक टू ईट। आपको याद होगा मैंने बताया था आपको कि जो दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है, इसकी खास बातें बताई थी, आपको याद है? मैंने कहा था वैसे तो ये सबके साथ आ जाता है, आपको ये बात याद रखनी होगी। वैसे तो ये सबके साथ आ जाता है, लेकिन एक इसका स्पेशल पॉइंट ध्यान रखना, ये कभी कभी पूरी की पूरी एक क्लाउज को रेफर करने के लिए भी आता है। मतलब आप क्लाउज को रेफर करने के लिए दैट का भी यूज करते हैं, विच का भी यूज करते हैं। क्लाउज को रेफर करने के लिए विच का भी यूज किया जाता है, लेकिन दैट का भी यूज किया जाता है। ठीक है ना? अब जैसे अब यहां पे हम करें एवरीथिंग दैट आई लाइक टू ईट, मतलब जो मुझे खाना पसंद है।
यहां ये चीज, तो ये अपने आप में दैट जो है वो इस पूरी की पूरी क्लाउज को रेफर कर रहा है, यानी ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बन गई, क्योंकि जो रिलेटिव क्लाउज आपकी बनती है वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है। आपका असल में जो काम करेगा वो इतना है, इतना काम आपको देखना है केवल। समझ पा रहे हो ना मेरी बातों को? तो मैं क्या कह रहा हूं कि दैट यानी रिलेटिव प्रोनाउन के साथ जो भी क्लाउज बनती है वो रिलेटिव क्लाउज होती है, और उसके अंदर की चीजें तो आपको ठीक करनी होती है, उसके आसपास की चीजों पे आपको ज्यादा ध्यान रखना होता है। इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखोगे तो क्लाउजेस असल में दो ही दे रखी हैं, लेकिन एक बीच में रिलेटिव क्लाउज ऐड कर रखी है। तो अब आपको इतना ज्यादा डीप में नहीं जाना कि रिलेटिव क्लाउज क्या है, क्या चीजें, नहीं, इतना डीप नहीं जाना, बस बेसिक बातों को समझना है। आपसे मैंने क्या कहा कि दैट या तो सबके लिए आ जाएगा, या मेरे भाई ये स्पेशली एक पॉइंट और याद रखना है कि ये क्लाउज को रेफर करने के लिए भी आता है। तो यहां पे ये क्लाउज को पूरी की पूरी रेफर कर रहा है, मैंने बॉक्स में बंद कर दिया है उसको। तो आप ये बात बताओ, ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन है तो ये इतनी रिलेटिव क्लाउज हो गई, यानी कि आपका जो मेन सब्जेक्ट जो बचा हुआ है वो ये एवरीथिंग है। ये तो आपका एक्स्ट्रा पार्ट हो गया, ये है लेकिन ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट होता है। आपको मैं यहां पे लिख भी देता हूं कि भाई जो ये रिलेटिव क्लाउज होती है ये एक्स्ट्रा पार्ट होती है, ये लिख भी देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे, एक्स्ट्रा पार्ट, ठीक है ना? अब ध्यान से मेरी बात समझना। अब ऐसा नहीं कि ये जरूरी नहीं है, जरूरी पार्ट है भाई। एवरीथिंग, क्या एवरीथिंग? जो मुझे खाना पसंद है, समझ रहे हो ना? तो वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा है बस। अब यहां पे हम बात करते हैं, चूंकि ये क्या है, एक कंपाउंड प्रोनाउन, तो नाउन प्रोनाउन की जो विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। ये बातें सब बेसिक वाली है, बता रखी है सब बहुत अच्छे से आपको। अब यहां पे देखो गलती क्या है, गलती ये है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, मैंने कहा था कंपाउंड नाउन भी होते हैं और कंपाउंड प्रोनाउन भी होते हैं। कंपाउंड प्रोनाउन से बेस्ड क्वेश्चन है ये, और यहां पे गलती दे रखी है, ये आर नहीं आएगा, ये आर नहीं आएगा, और इसकी जगह आएगा क्या? तो याद रखना आर की जगह पे आएगा इज, यानी बी पार्ट में आपका आंसर है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है तो इसको मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा ताकि फिर हम जो है सेशन को बाइंड अप कर दें। देखो यहां पे ये बात समझना, मैंने कहा था जिस प्रकार कंपाउंड नाउन होते हैं वैसे ही आपके कंपाउंड प्रोनाउन भी होते हैं। तो कंपाउंड प्रोनाउन के बारे में सबसे पहले मैं बता दूं कि ये बनते कैसे हैं। हालांकि सारी बातें मैंने बहुत अच्छे से बैच में पढ़ाई हुई हैं, बस मैं थोड़ी सी आपको हिंट देना चाह रहा हूं। देखो जो कंपाउंड प्रोनाउन बनते हैं आपके, कंपाउंड प्रोनाउन, कंपाउंड प्रोनाउन, इनके बनने के लिए पता है क्या होता है? हमें दो नाउन को ऐड करना होता है। दो नाउन को ऐड करते हैं, या कभी कभी हम क्या करते हैं, किसी एडजेक्टिव प्लस नाउन को ऐड करके भी बना लेते हैं, एडजेक्टिव प्लस नाउन को भी ऐड करके बना लेते हैं कंपाउंड प्रोनाउन जो हमारे बनते हैं, ठीक है? और ऐसे ही अगर हम बात करें, एडजेक्टिव प्लस नाउन का ऐड करके बनते हैं शायद पूरी तरीके से, नाउन प्लस नाउन तो नहीं, एडजेक्टिव प्लस नाउन को ऐड करके बनते हैं। जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूं, जैसे आप समथिंग जानते होंगे, एनीथिंग जानते होंगे, तो इसमें क्या है, एनी आपका एडजेक्टिव है और थिंग आपका नाउन है। ऐसी सम आपका क्या है, एडजेक्टिव है और थिंग आपका नाउन है। तो याद रखना कंपाउंड प्रोनाउन जो आपके होते हैं वो एडजेक्टिव प्लस नाउन से मिलकर बनते हैं। किससे मिलकर बनते हैं? एडजेक्टिव प्लस नाउन से। अब यहां पे आपको ये याद रखना है, ये जो कॉम्बिनेशन तैयार होता है एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये आपका कंपाउंड प्रोनाउन बन जाता है। अब ऐसे नहीं कि एडजेक्टिव प्लस नाउन कहीं पे भी दिखा तो तुरंत कह दोगे कि ये कंपाउंड प्रोनाउन है, नहीं, वो कुछ स्पेशल चीजें हैं। जैसे नाउन के रूप में आप बडी यूज कर लो, ठीक है, बन यूज कर लो, या आप थिंग यूज कर लो। बडी, बन और थिंग इनके ही साथ बनते हैं केवल ये, बडी, बन और थिंग। बाकी एडजेक्टिव के रूप में आप सम यूज कर सकते हो, एनी यूज कर सकते हो, एवरी यूज कर सकते हो, ये चीजें, ठीक है, समवन, समथिंग, ऐसी चीजें होती हैं, तो ये चीजें आप यूज करके बनाते हो, ठीक है। अब यहां पे एक बात और समझो, अब कंपाउंड नाउन के बारे में, जो कंपाउंड प्रोनाउन बता रहा हूं इनके बारे में आपने ये समझ लिया कि ये बनते कैसे हैं, कैसे दिखते हैं। जैसे आपका ये देखो एवरी प्लस थिंग, तो ये एवरी यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया और यहाँ पे थिंग आपका नाउन हो गया, तो एवरीथिंग मिलके पूरा क्या बन गया, कंपाउंड नाउन बन गया, कंपाउंड नाउन सॉरी, कंपाउंड प्रोनाउन, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बारे में कुछ और बातें सुन लो। देखो एक बात याद रखना, कंपाउंड प्रोनाउन जो होते हैं ये हमेशा आपके सिंगुलर की तरीके से यूज होंगे, इनको कभी भी आप प्लूरल बना के यूज नहीं कर सकते। हमेशा कैसे यूज होंगे, सिंगुलर। अब याद रखना जब ये सिंगुलर यूज होंगे तो इनके साथ हमेशा, जब भी आप नोटिस करोगे तो मेरे प्यारे साथी, जो आपकी इनके साथ वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी।
लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ा खेल पता है कहाँ होता है? वर्ब में गड़बड़ कर देता है। एग्जामिनर वर्ब प्लूरल लगा के देगा, वो गड़बड़ करेगा। दूसरी चीज़ जो आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए, वो पता होनी चाहिए कि कंपाउंड नाउन की हम पोजीशन कैसे लगाते हैं। तो मेरे प्यारे साथी, पोजीशन के सेंस में मैं बस इतना बताना चाहूँगा कि जब आप थिंग वालों की बात कर रहे होंगे, यानी जो थिंग वाले आपके कंपाउंड प्रोनाउन होते हैं, इनकी पोजीशन दिखाने के लिए आप इट से यूज़ करेंगे, यानी इट से पोजीशन दिखाएंगे। जो भी आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव चाहिए होगा तो आप इट्स यूज़ करेंगे बस। और बाकी पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता इसका। आपका इट का पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता कुछ भी, पॉजेसिव एडजेक्टिव ही होता है केवल। तो थिंग की पोजीशन दिखाने के लिए आप इट वाली चीज़ें यूज़ करेंगे। और जो आपके मेरे भाई जो बड़ी वाले होते हैं, कौन से वाले? बड़ी वाले जो कंपाउंड प्रोनाउन होते हैं, उनकी पोजीशन दिखाने के लिए आप ही वाले प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। और जो मेरे भाई आपके वन वाले होते हैं, इनका जेंडर स्पेसिफाई नहीं होता, इसी वजह से हम लोग इनके लिए भी इट वाले प्रोनाउन का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, समवन, समबडी। अब हमें क्या पता समवन कौन है? समवन का मतलब कोई भी हो सकता है, वो कोई चीज़ भी हो सकती है, वो कोई पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, अगर क्वेश्चन के अंदर कोई हिंट दे रखी है कि वो समवन जो है वो किसी पर्सन को ही रेफर करने के लिए यूज किया गया है, तो उस केस में आप जो है पोजीशन फिर इट नहीं, इट वाली पोजीशन यूज नहीं करेंगे, फिर भाई आपको ही वाली पोजीशन यूज करनी होगी इसके लिए। ये भी बात ध्यान रखना। मतलब कई बार आपको क्वेश्चन से हिंट मिल जाएगा कि आप जिस समवन की बात कर रहे हैं वो अपने आप में एक पर्सन है, तो फिर उस केस में इट वाली पोजीशन यूज मत करना, फिर ही वाली करना। तो मैंने ये पूरा का पूरा आपको एक तरीके से सारी की सारी चीजें समराइज करा दी कि कैसे आप पोजीशन लगाते हैं कंपाउंड नाउन के, कंपाउंड प्रोनाउन के लिए कैसे पोजीशन लगाते हैं, कैसे आपको यूज करना होता है, क्या तरीके से वो यूज होता है, सारी बातें मैंने बता दी। अब कंपाउंड नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन आगे जितने भी पूछे जाएंगे, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, सारी बातें आप खुद से मुझे बता रहे होंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे भाई।